स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। चलिए आज इंडियन पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और कुछ छोटा सा एक सब टॉपिक रह गया है, बिल्स, उसको आगे बढ़ाते हैं और पार्लियामेंट को कंप्लीट करते हैं। इंडियन पॉलिटी, बिल्स। बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट which when passed by Rajya Sabha, Lok Sabha plus President becomes a law, which is also called act, means now act, इसको एक्ट भी कह देते हैं। कोई भी बिल आएगा, राज्यसभा लोकसभा से पास होगा, राष्ट्रपति असेंट दे देंगे, वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा तब तक उस पर एक्ट नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट उसे पास करता है। बिल्स मनी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, और पास होने के लिए दोनों हाउसेज में चाहिए इस सिंपल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जितने बैठे हैं उनमें से जितनों ने वोट किया उसके आधे से एक ज़्यादा। 100 बैठे हैं, 100 ने ही वोट कर दिया तो 51। 100 बैठे हैं, 80 ने वोट किया तो 41। मतलब सबको वोट करना ज़रूरी नहीं है बिल पर। तो इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, द सिंपलेस्ट मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट टू पास एनी बिल। इसलिए सिंपल मेजॉरिटी को ऑर्डिनरी मेजॉरिटी भी कहते हैं। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है ऑर्डिनरी बिल के लिए। राज्यसभा हैज ऑल द पावर्स ऑन ऑर्डिनरी बिल। राज्यसभा के पास सारी पावर्स हैं। इट कैन assent, it can amend, it can reject। राज्यसभा पास कर सकता है, उसे चेंज कर सकता है या ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर सकता है। लोकसभा तो पावरफुल होता ही है बिल्स पर, राज्यसभा की पावर्स कम ज़्यादा होती हैं। तो ऑर्डिनरी बिल पे दोनों हाउसेस बराबर हैं। राज्यसभा चाहे तो स्वीकृति दे दे, अमेंड कर दे, ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दे। अगर लोकसभा राज्यसभा की बात मानने को तैयार नहीं है या रिजेक्शन के लिए तैयार नहीं है तो कैन बी पास्ड बाय जॉइंट सिटिंग। आर्टिकल 108 में दोनों हाउस साथ बैठ के बिल पास करेंगे, आपको बताया था। 3 इंस्टेंस हो चुके हैं जॉइंट सिटिंग के, तो जॉइंट सिटिंग से पास हो जाएगा। जॉइंट सिटिंग में लोकसभा की चलेगी बिकॉज लोकसभा इज डबल द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो बिल पास हो जाएगा, साथ साथ बैठ के हो या अलग बैठ के हो, दोनों हाउसेज से पास हो गया। दोनों हाउसेज से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, हु में गिव एसेंट, तो बिल बिकम्स एन एक्ट, में रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन और में एक्सरसाइज द पावर ऑफ पॉकेट वीटो। 3 ऑप्शन है उनके पास, या तो वो स्वीकृति दे देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा, कंप्लीट हो गया, या वो एक बार वापस भी कर सकते हैं बिल को कि आप लोग दोबारा इस पर सोचिए, लेकिन वापस एक ही बार होगा। पार्लियामेंट वही बिल एज इट इज़ वापस भेज देता है रिकंसिडरेशन करके, तो राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर ऑल टुगेदर पॉकेट वीटो कर देंगे। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति बिल पर कोई आंसर ना दें, प्रेसिडेंट कोई आंसर ना दें। जब इंडेफिनेटली राष्ट्रपति के पास बिल पड़ा रहता है तो पार्लियामेंट समझ लेता है उन्होंने पॉकेट वीटो कर दी है, अब बिल डेड,
हो जाता है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो ऑर्डिनरी बिल पे पॉकेट वीटो कर सकते हैं, जैसा कि 1986 में द देन प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह ने पोस्टल अमेंडमेंट बिल पर कर दी थी पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो का मतलब है कि राष्ट्रपति गवर्नमेंट के बिल को पास करने को तैयार नहीं है तो हो सकती है पॉकेट वीटो। तो मोस्ट ऑफ द बिल्स आर ऑर्डिनरी बिल, ज़्यादातर बिल्स ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं। तो ये पहले प्रकार का बिल है ऑर्डिनरी बिल। नाउ सेकेंड इज बिल इज कॉल्ड मनी बिल। मनी बिल का आर्टिकल होता है 110। आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। 110 में मनी बिल डिफाइंड है, ए बिल रिलेटेड टू मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 इज कॉल्ड मनी बिल। 110 में दिए गए एक मुद्दे पर हो या एक से ज़्यादा मुद्दे पर हो उसे मनी बिल कहते हैं। मतलब 110 से संबंधित मुद्दों पर बिल कहलाएगा मनी बिल। मनी बिल को चेक करने के लिए स्पीकर ये चेक कर लेंगे कि ये बिल 110 में दिए गए मुद्दों से संबंधित है या नहीं है। नहीं है तो वो मनी बिल नहीं है। सर्टिफाइड सो बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा के स्पीकर ही बताएंगे कि बिल मनी बिल है या नहीं है, और वो जो बताएंगे वो फाइनल होता है। जब ये मनी बिल हो जाता है, दिस इज मनी बिल सर्टिफाइड, स्पीकर लोकसभा सर्टिफिकेट लग जाता है। जब वो मनी बिल है तो ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। requires simple majority for its passage। याद रखिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए है पास करने के लिए। राज्यसभा नो रियल पावर्स। मनी बिल पे राज्यसभा के पास कोई रियल पावर्स नहीं है। जब हम कहते हैं राज्यसभा के पास रियल पावर्स नहीं है तो ये समझ रहे हैं कि राज्यसभा इसको डिस्कस कर लेगा, रिजेक्ट नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता, पास कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता। और अगर राज्यसभा 14 डेज तक नो रिस्पॉन्स, देन लोकसभा अंडरस्टैंड्स दैट द बिल हैज बीन पास्ड बाय राज्यसभा। राज्यसभा के पास प्रोसीजरल राइट है, मनी बिल आएगा ज़रूर, लेकिन राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, अमेंड नहीं कर सकता, डिस्कस करेगा। और अगर 14 दिन तक राज्यसभा ने इस पर कोई आंसर नहीं दिया तो लोकसभा एज्यूम कर लेगा कि जिस फॉर्म में हमने भेजा था उसी फॉर्म में राज्यसभा ने पास कर दिया है। इसलिए मनी बिल पे एक्सक्लूसिव अधिकार लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा के पास प्रोसीजर पूरा करने के लिए बिल जाएगा ज़रूर, इससे ज़्यादा उनके पास अधिकार नहीं है। इसलिए कह देते हैं इसे, उनके पास कोई रियल पावर्स नहीं है और पास हो जाए। चूँकि राज्यसभा के पास रियल पावर्स नहीं है, सो नो लॉजिक ऑफ जॉइंट सिटिंग। राष्ट्रपति के पास जाएगा, लिखा है शैल गिव हिज एसेंट, शैल नॉट रिटर्न। लिखा एक्चुअली ये है कि मनी बिल राष्ट्रपति में गिव एसेंट, में विदहोल्ड एसेंट, बट शैल नॉट रिटर्न। तो मनी बिल में लिखा हुआ है कि वापस नहीं भेज सकते, लेकिन क्योंकि मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनी बिल हमेशा राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे शुरू होता है। ऑर्डिनरी बिल में राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि मनी बिल पे राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ते हैं। लिखा तो ये है ही में विदहोल्ड अ गिव एसेंट बट शैल नॉट रिटर्न, तो वापस तो नहीं भेजेंगे लेकिन उसे स्वीकृति देनी ही पड़ती है। तो इसका मतलब मनी बिल पे एक्सक्लूसिवली देखा गया है सारे अधिकार राष्ट्रपति के हैं, क्योंकि राज्यसभा के पास लोकसभा के हैं, राज्यसभा के पास भी नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है। बजट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मनी बिल।
बजट सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है मनी बिल का। इसका मतलब बजट पे सारी पावर्स किसके पास? सरकार के पास, क्योंकि सरकार के ऊपर सारा खर्चे की जिम्मेदारी होती है और सरकार लोकसभा में होती है। इसलिए क्योंकि खर्चा बहुत ज़रूरी एरिया होता है, इसलिए एक्सक्लूसिव अधिकार लोकसभा को दिए गए हैं, क्योंकि खर्चा अगर रोक दिया गया राज्यसभा द्वारा सरकार का काम भी रुक जाएगा। इसलिए राज्यसभा को ज़्यादा इसमें नहीं परमिशन दी गई है, बिकॉज खर्चा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस मनी बिल इज़ द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ लोकसभा। दिस इज़ मनी बिल, वित्त विधेयक। And the third bill is Constitutional Amendment Bill. And the third bill is Constitutional Amendment Bill. तीसरा बिल होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। तीसरा बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368 can be introduced in either house, requires a special majority for its passage. Rajya Sabha has equal powers, obviously, not obviously, लेकिन जॉइंट सेटिंग नहीं होती। संविधान संशोधन अलग बैठ के होगा। 2/3 ऑफ प्रेजेंटेड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। जितने बैठे हैं उनकी 2/3 और टोटल का कम से कम आधे से एक ज़्यादा स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है संविधान संशोधन। दोनों हाउस बराबर हैं, एक भी हाउस ने पास नहीं किया तो संविधान संशोधन नहीं होगा। दोनों से पास होना अलग अलग बैठ के ज़रूरी है। राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, शैल गिव हिज एसेंट। राष्ट्रपति को तो साइन करना ही पड़ेगा। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को साइन करना ज़रूरी होता है। कुछ संविधान संशोधन बिल्स ऐसे होते हैं विच रिक्वायर पैसेज बाई at least half of the
स्टेट लेजिस्लेचर्स। मतलब ज़्यादातर संविधान संशोधन बिल्स तो लोकसभा राज्यसभा ही पास कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको पास कराने के लिए कम से कम आधी विधानसभाओं से भी पास होना ज़रूरी है। अगर ये 15 विधानसभाओं से 28 हैं, 15 विधानसभाओं से पास नहीं होगा तो ये बिल कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सारे नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज चेंज करना हो आर्टिकल 54, या राष्ट्रपति का मेथड ऑफ इलेक्शन चेंज करना हो PRS एंड STV, या लिस्ट चेंज करनी हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट चेंज करनी हो, या राज्यसभा की सीटें शेड्यूल 4 में दी गई हैं वो चेंज करनी हो। तो कुछ मुद्दे जो फेडरल मुद्दे कहलाते हैं इनको चेंज करना हो तो कम से कम आधी विधानसभाओं से भी पास कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये राज्यसभा लोकसभा से पास होता है। तो ये कहलाता है आर्टिकल 368, जिसमें संविधान चेंज हो सकता है। 3 तरीके के इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड संविधान संशोधन विधेयक। एक होता है वित्तीय विधेयक, फाइनेंशियल बिल वो होता है, मनी बिल में एक नॉन मनी बिल मुद्दा भी जोड़ दें। मतलब एक मुद्दा आर्टिकल 110 का हो, एक फाइनेंशियल बिल, आप जान लीजिए आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा, एक मुद्दा आर्टिकल 110 का हो और एक ऐसा भी हो जो 110 का नहीं है, वो कहलाता है वित्तीय विधेयक आर्टिकल 117 में। मतलब 110 से मान लीजिए टैक्सेस का मुद्दा है, एक टैक्स का हो गया और एक हम ऑर्डिनरी मुद्दा ले लें, मतलब मनी बिल में ऑर्डिनरी बिल जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है फाइनेंशियल बिल। मतलब एटलीस्ट वन मैटर शुड बी फ्रॉम आर्टिकल 110, एटलीस्ट वन मैटर शुड बी देयर विच इज़ आउटसाइड आर्टिकल 110, सच ए बिल इज कॉल्ड वित्तीय विधेयक। तो ये 3 बड़े बिल होते हैं, एक वित्तीय विधेयक भी हुआ करता है। ये होते हैं इम्पॉर्टेंट बिल्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्लियामेंट। जितना काफ़ी कुछ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये पार्लियामेंट से संबंधित चीज़ें हैं जो हुआ करती हैं। Now, एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये भी पार्लियामेंट का ही मुद्दा है, देख लीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अकाउंटेबल ओनली टू लोकसभा, इसलिए सरकार के खिलाफ लाया जाता है। इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ब्रॉट against the Council of Ministers for non-performance। Obviously अपोजिशन लाएगा कि आपकी बहुमत खत्म हो गई है या आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हमको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमेशा लाया जाता है सरकार के खिलाफ। इफ पास्ट, गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिजाइन। जिस बहुमत से सरकार बनती है उसी बहुमत से गिर जाती है, मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। 272 का नंबर पार्लियामेंट के पास नहीं है तो सरकार गिर जाएगी, तो ये पास हो जाएगा, और पास हो गया तो मतलब लोकसभा को गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रहा, मतलब जनता को, पीपल को गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाई। इट रिक्वायर्स व्हाट? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब आधे से एक ज़्यादा, टोटल स्ट्रेंथ के आधे से एक ज़्यादा। पास हो गया तो गवर्नमेंट को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, गवर्नमेंट गिर जाती है। ये कहलाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये लोकसभा का एक नियम है, ये संविधान में मेंशन नहीं है, ये लोकसभा का एक
नियम है। तो आज आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि सरकार उत्तरदायी लोकसभा को है तो हमेशा लोकसभा में आता है, सरकार का इससे राज्यसभा का इससे कोई मतलब नहीं है। तो होता है अविश्वास प्रस्ताव। रूल ऑफ लोकसभा का नंबर 198, रूल नंबर 198 है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी कानून में लिखा हुआ है। तो होता है अविश्वास प्रस्ताव। गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ता है। इट इज़ ऑलवेज ब्रॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा, it means government has lost majority and government is bound to resign. People have lost confidence in the government. This is no confidence motion. अविश्वास प्रस्ताव। चलिए अब देखते हैं जुडिशरी। इंटीग्रेटेड वन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम करते हैं हाई कोर्ट्स के अंतर्गत, हाई कोर्ट्स काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, इसलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कोर्ट्स सरकारों के तहत काम नहीं करते, तो कहलाती है इंडियन जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी। और सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, ऑल्सो कॉल्ड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, संविधान का रक्षक है, मतलब एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ठीक से काम ना करें तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है, इट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 124 में होता है सुप्रीम कोर्ट, there shall be a Supreme Court comprising Chief Justice of India and 33 other judges। पहले 30 थे, अब 33 हो गए हैं। टोटल 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी 2019 में 33 जजेस किए गए हैं, तो 34 टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। One is CJI, Chief Justice of India, and 33 other judges. So there is a Supreme Court comprising a Chief Justice of India and 30 other judges, 33 other judges, तो टोटल हो जाते हैं 34 जजेस। All of them are appointed by the President on the binding recommendation of Supreme Court Collegium comprising CJI plus 4 senior most judges of Supreme Court। राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और उनके नीचे 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये 5 लोग जिसका नाम बताएंगे भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, उसे ही राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। सरकार को लगता है कि ये नाम हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, सरकार एक बार वापस भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास, कोलेजियम फिर वही नाम रिकमेंड कर देगा, तब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति मतलब गवर्नमेंट को साइन करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीनिंग CJI प्लस 33 अदर जजेस, ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the recommendation of Supreme Court Collegium, which comprises Chief Justice of India and 4 senior most judges of Supreme Court.
है ना, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस में कोलिजियम निकल के आया है। तो ये बॉडी होती है जो बताती है कि सुप्रीम किसको अपॉइंट करना है। ये जो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 ये 124 के क्लॉजेज हैं, इसी में सुप्रीम कोर्ट होता है। आपको क्लॉज याद करने की ज़रूरत नहीं है। कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, ऑब्वियसली सिटीजन हो, एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एज हाई कोर्ट जज, और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये क्वालिफिकेशन है। कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल जज बन के काम किया हो, या 10 साल वकालत की हो कम से कम हाई कोर्ट में, वकील बन के काम किया हो हाई कोर्ट में, या राष्ट्रपति की ओपिनियन में ये व्यक्ति लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, कहलाता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ना तो ये वकील है ना ही जज है, बट ही नोज अ गुड डील ऑफ नॉलेज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कहलाता है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ऐसे कोई भी 3 लोग बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ये इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। Anybody who fulfills all these qualifications can be recommended by the Supreme Court Collegium to become judge of Supreme Court. तो बन सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहीं बोर्ड खराब है, कहीं मार्कर खराब है। वन 124(4) आपको क्लॉज याद करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है? ग्राउंड्स 2 ही आधार हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज। जजमेंट का विजडम खो चुका हो या कुछ गलत किया हो, जिसमें करप्शन एक्ट भी आ सकता है। 2 ही आधार हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, लोकसभा भी शुरू कर सकता है, राज्यसभा भी शुरू कर सकता है। रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजॉरिटी फॉर पैसेज, दोनों हाउस में चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी फॉर पैसेज, 2/3 वाली। इफ पास्ड by both houses, finally signed by president। अगर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति साइन कर देंगे, जो कि वो करेंगे ही, तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद से हट जाता है। इस प्रोसेस को जनरली इम्पीचमेंट कह देते हैं, महाअभियोग कह देते हैं। मतलब पार्लियामेंट में मुकदमा चलता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाती है। अगर दोनों हाउसेज ने इसको पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनको साइन करना अनिवार्य होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज हट जाएगा अंडर आर्टिकल 124(4). 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ इम्पीचमेंट आया था। आज तक एक ही बार ऐसा हुआ है जब इम्पीचमेंट वोटिंग में आ गया,
लेकिन लोकसभा में ही नहीं मिली स्पेशल मेजॉरिटी, इसलिए ये पास नहीं हो पाया। तो आज तक एक ही बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का 124(4) में प्रयास किया गया है, और दैट वाज जस्टिस वी रामास्वामी 1993 कुड नॉट बी पास्ड। आज तक सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज इससे क्या कहते हैं इम्पीचमेंट से नहीं हटा। कोशिश हो चुकी है 1993 में। अभी हाल फिलहाल में CJI के खिलाफ आया था, नोटिस आया था राज्यसभा चेयरमैन के पास, लेकिन नोटिस एक्सेप्ट नहीं हुआ। मतलब राज्यसभा के चेयरमैन के पास नोटिस आएगा या लोकसभा के स्पीकर के पास आएगा, क्योंकि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ना, दोनों ही हाउस शुरू कर सकते हैं। जो शुरू करेगा उसके पास नोटिस आएगा, अगर नोटिस एक्सेप्ट हो गया तो आगे बढ़ेगा। मतलब चेयरमैन और राज्यसभा के पास अधिकार है, लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार है कि वो नोटिस एक्सेप्ट ना करें। अगर पास नोटिस एक्सेप्ट हो गया, दोनों हाउसेज में चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, राष्ट्रपति पास कर देंगे और तो सुप्रीम कोर्ट का जज हट जाएगा, इम्पीचमेंट उसका हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट है। ज्यूरिसडिक्शंस सुप्रीम कोर्ट के, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, केसेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स और स्टेट वर्सेस स्टेट। वो केसेस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं वो कहलाते हैं केसेस ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच का मुकदमा हो या राज्य और राज्य के बीच का मुकदमा हो, ऐसे केसेस कहलाते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के केसेस, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। मतलब फेडरल ज्यूरिडिक्शन है, कोई और कोर्ट इनको ले नहीं सकता। अगर हाई कोर्ट के फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हो जाता है एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपील ऑन हाई कोर्ट जजमेंट। ओबियसली हाई कोर्ट का जजमेंट एक्सेप्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसा होता है तो कहलाता है एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। अपील बाय स्पेशल लीव पिटीशन। बस समझ लीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। किसी भी कोर्ट का कैसा भी केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है अंडर स्पेशल लीव पिटीशन। अगर कोर्ट को लगता, सुप्रीम कोर्ट को लगता है इस केस में हमारा हस्तक्षेप ज़रूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को स्पेशल लीव दे देगा। मतलब बाकी कोर्टों को बाईपास करते हुए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। मतलब इसमें सीधे आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि केसेस ऐसे होने चाहिए। एपीलेट में आ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से होते हुए हैं। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है निचली कोर्ट से सीधे मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँ, हाई कोर्ट को बाईपास करना है, तो आप एप्लीकेशन डालेंगे SLP स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि यस, अब इस केस को हम सुनेंगे। ऐसे केसेस कहलाते हैं केसेस बाय स्पेशल लीव पिटीशन। ये बहुत बड़ी पावर कहलाती है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट का एडवाइज़र बन के भी काम करता है। अगर किसी मुद्दे पर सरकार को सलाह चाहिए है तो वो राष्ट्रपति के नाम से एक रेफरेंस देते हैं, कहलाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, कि हमको इस मुद्दे पर सलाह चाहिए। 2G के लाइसेंस कैसे एलोकेट करें, इस पे हमें आपकी सलाह चाहिए। अगर ऐसा है तो कहलाता है एडवाइजरी
jurisdiction, Supreme Court can give advice to the government on a presidential reference. The reference is sent in the name of president and the government हमको सलाह मांगती, requires its advice. तो एडवाइस दी जाती है. सरकार के लिए एडवाइस मानना ज़रूरी नहीं है, बट एडवाइस मान सकती है. जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है तो कहलाता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन. और सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट. और पहले के खंडपीठों के फैसलों को जब ये रिव्यू करता है तो कहलाता है रिवाइजरी जुरिडिक्शन. तो सुप्रीम के पास कोर्ट के पास बहुत सारे जुरिडिक्शंस होते हैं. ओरिजिनल जुरिडिक्शन सिर्फ सरकारों के बीच की लड़ाइयाँ. एपिलेट मतलब हाई कोर्ट का जजमेंट अपील करना हो. अपील मतलब किसी भी कोर्ट से कैसा भी केस आ जाए SLP द्वारा. सुप्रीम कोर्ट एडवाइस भी दे सकता है राष्ट्रपति को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. आज तक भेजे जा चुके हैं 15 प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस. लास्ट था 2G पर. लाइसेंस कैसे बांटे हम. और सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को चेंज कर दे पहले के जजेस के फैसलों को तो कहलाता है कि इट इज़ रिवाइजरी जुरिडिक्शन. अपने केसेस को रिवाइज कर देता है. ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस हैं. Other provisions. The seat of Supreme Court shall be in Delhi. ये संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा या और कहीं भी बैठ सकता है जहां पर राष्ट्रपति और CJI तय कर ले. वैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा. सुप्रीम कोर्ट जज में रिजाइन टू प्रेसिडेंट. इस्तीफा किसको देंगे. राष्ट्रपति को. सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाएगा. राष्ट्रपति. शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं. सैलरी कौन डिसाइड करता है. डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. ये सैलरी डिसाइड होती है पार्लियामेंट द्वारा. पार्लियामेंट डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी. रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स. रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स. तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन दिल्ली. एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन टू द प्रेसिडेंट. ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट. सैलरी इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट and a Supreme Court judge retires at the age of 65 years. 65 साल की एज में सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट हो जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट. आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके लिए इतना सफिशिएंट है ना. आपको ये देख लेना है कि CJI कौन है. ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट. चलिए, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और लेक्चर्स लेके आएंगे. आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएंगे. डिले नहीं होगा.